नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अभय दुबे जी से बात करूंगा कि अगर पाकिस्तान में ईरान नहीं आया, लेबनान पर में जो मासूम बच्चों को मार रहा है इजराइल, उसके विरोध में कहा कि जाओ, हमें बात नहीं करनी, तो ट्रंप चचा को तो पतली गली से निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतनी ऐतिहासिक बेइज्जती, इतना ऐतिहासिक अपमान अब तक अमेरिका में किसी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हुआ जितना ट्रंप का हुआ, और ईरान ने घुटना पिला दिया। अभय दुबे जी से विस्तार से बातचीत होगी। मैंने अमित दुबे जी से पूछा कि एक शख्स जो कौम को भड़काता है, जो कौम की तकदीर की बात करता है, जो कौम को बदलने की बात करता है, मुसलमानों को बदलने की बात करता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से वोट की डील करता है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया। मैं गांधीवादी विचारों का हूं, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल के जो साधारण मुसलमान हैं, जो चाय का ठेला लगाते हैं, जो पान की दुकान खोलते हैं, जो पिंचर जोड़ते हैं, उनके मन में क्या आ नहीं रहा कि मिल जाए चप्पल तो देके दैन दनादन हुमायूं कबीर मारे हैं, कि मुसलमानों के वोटों का ऐसे समझौता करना चाहते हो? मारना मत कभी भी। गांधी के देश में केवल अहिंसा ही सब कुछ है। लेकिन मन में तो आता होगा कि इतने घनौने आदमी का चरित्र सामने आ गया जो मुसलमानों के वोटों को बांटकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को जिताना चाहता है, और बीजेपी के मोदी शाह साहब इस तरह सरकार बनाते हैं। कमी क्या है? अभय द्विवेदी जी के पास लेके चलता हूँ। रोचक बातचीत है, जरूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक ज्वाइन बटन दबा हुआ है, उसको दबा दीजिए, थोड़ी मदद कर दीजिए। इस समय सरकार से मजे आ रहे हैं मुझे, तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM में आपका स्वागत है। ईरान तो गजब ढा रहा है, अमेरिका को बिल्कुल ऐसी हैसियत कर दी है जैसे कोई पप्पू चौकीदार हो। मतलब औकात पे लाया है। पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी हो गई है, अमेरिका के लोगों की पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी सुरक्षा खड़ी कर दी गई है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान पे हमले नहीं रोकोगे तो काहे की बातचीत। हिजबुल्लाह ने आक्रमण तेज कर दिए हैं, हंगामा मचा दिया है। इजराइल जिस तरह से बेहूदगी कर रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, तो ईरान ने कहा अब हम तुमसे निपटते हैं। इजराइल तो बिल्कुल मानवता का दुश्मन बन गया है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे उनकी हत्या कर रहा है, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? इसी तरह 150 पौने 200 बच्चे ईरान में मारे गए थे, स्कूली छात्राएं। और अब गजब बेइज्जती है। अगर पाकिस्तान पहुंच गए अमेरिका के रक्षा मंत्री और बाकी लोगों, ईरान नहीं आया, तो अमेरिका का इससे बड़ा अपमान, ट्रंप की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? हमारे विश्वगुरु की जितनी बेइज्जती करी थी ट्रंप ने, ईरान उनका बदला ले रहा है। कम से कम विश्वगुरु खुश होंगे कि मेरे अपमान का बदला कोई तो ले रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, स्थिति ये है कि जब ईरान ने ये धमकी दी कि अगर लेबनान के ऊपर इजरायली हमले बंद नहीं हुए और लेबनान में भी युद्ध विराम नहीं हुआ तो हम बातचीत में भाग नहीं लेंगे, उनके पाकिस्तान स्थित राजदूत ने वो ट्वीट तुरंत हटा दिया जिस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ईरान की टीम ये इस तरीके से आने वाली है। उस ट्वीट को भी हटा दिया गया। इससे डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े हुए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर ये इस्लामाबाद का शिखर सम्मेलन नॉन स्टार्टर रहा, यानी शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया, तो वो बहुत बुरा उनका हाल होगा। तो उन्होंने वहां से नेतन्याहू को फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनसे कहा कि आप कब ये हमले जो है ना, इनको या तो खत्म कीजिए या बहुत मामूली सा कर दीजिए, ताकि ये हमारी पीस टॉक में, हमारी जो शांति वार्ता है, इसके अंदर बाधा ना डाल पाए। तो ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने अभी ये बात मान ली है और उसने लेबनान के सामने एक प्रस्ताव रखा है। उसने उस प्रस्ताव के ऊपर जब यहां पे ये बातचीत चल रही होगी, तो उस प्रस्ताव के ऊपर एक पैरेलल बातचीत, समांतर बातचीत ऐसा लगता है कि अमेरिका में होगी। मतलब हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों और लेबनान के प्रतिनिधियों के साथ में एक बातचीत अब यूएस में भी होगी, क्योंकि अगर वो बातचीत नहीं होगी तो ये बातचीत भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह दोनों बातचीतें जो है ना, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ गई हैं। ऐसा अभी अभी तक ऐसा चला है। आज पाकिस्तान ने कहा कि हम जितने भी पत्रकार आएंगे सारी दुनिया के, उन पत्रकारों को हम वीजा ऑन अराइवल देंगे। पाकिस्तान ने ये कहा। अच्छा, अब भारत में तो कोई भी पत्रकार अगर पाकिस्तान जाता है तो यहाँ पे उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाती और उसके बारे में कहा जाता है ये तो गद्दार है। और वैसे भी पाकिस्तान भेजने की धमकी गोदी मीडिया पे रोज दी जाती है लोगों को, इनको पाकिस्तान भेज दो। अब आपको अगर इतनी नाराजगी है नरेंद्र मोदी से तो आप पाकिस्तान चले जाइए। सवाल ये है कि कोई भारतीय पत्रकार वहां जाएगा उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, या इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही है उसको कवर करने के लिए? सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी हैं। जितना भी कूटनीतिक और राजनयिक फायदा हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदे में है। अच्छा, अब इनके सामने समस्या ये है, भारत के सामने, कि वो क्या करें ऐसे में।
तो इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने हरदीप पुरी को, एप्स्टीन के परम मित्र हरदीप पुरी को, और विदेश मंत्रालय के लोगों को खाड़ी भेज दिया है। तो वो लोग वहां शेखों के साथ बैठे हुए तस्वीर खिंचा रहे हैं। अच्छा, इधर विक्रम मिश्री को लोग जानते थे कि ये सब होगा, इसलिए विक्रम मिश्री को उन्होंने अमेरिका भेज दिया है ताकि ये दिखा सकें, विदेश सचिव को, ताकि दिखा सकें हम लोग विदेश नीति के मोर्चे पे कितने ज्यादा सक्रिय हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अपनी सक्रियता को दिखाने की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की बात यह है कि दुनिया की निगाहें हरदीप पुरी पर नहीं है, दुनिया की निगाहें विक्रम मिश्री पर नहीं टिकी हुई हैं, दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके से एक समझौता इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन से निकल आए। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीद पूरी नहीं होगी, इसके बारे में बताऊंगा आपको। निकल आया, अगर पाकिस्तान अपनी इस उम्मीद को पूरी कर पाया या कुदरत किस्मत ने उनका साथ दिया, कर पाया, तो इससे पाकिस्तान की सारी दुनिया के पैमाने पर बहुत ही बल्ले बल्ले होगी और उसकी औकात जो है, उसकी हैसियत जो है दुनिया की निगाहों में बहुत बढ़ जाएगी। अमेरिका के परम मित्र के रूप में विस्थापित हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, चूंकि उसने इस युद्ध से उसकी वजह से ईरान को इससे राहत होगी, तो वो मुस्लिम दुनिया में भी, इस्लामिक देशों की दुनिया में भी उसकी औकात और हैसियत, वहां भी उसकी बढ़ोतरी होगी पाकिस्तान की। और ये देखिए, अब हरदीप पुरी क्या है, हरदीप पुरी की क्या हैसियत है? हरदीप पुरी जो अपने देश में ही, भारत में ही उनको कोई मान्यता नहीं है। भाई, हरदीप पुरी कोई विदेश मंत्री तो नहीं है, वो तो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, ऊर्जा मंत्री कह सकते हैं आप उनको। वो खाड़ी के देशों में जा रहे हैं, वो वहां पे इस्लामाबाद से फोकस हटके हरदीप पुरी पे क्यों चला जाएगा? हमारे विदेश सचिव मान लीजिए अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, तो अमेरिका का दौरा करने से उससे क्या फर्क पड़ने वाला है इसके ऊपर? सारी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं और ये भारतीय विदेश नीति के लिए काफी अफसोस का विषय है। सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त दिल्ली पर टिकी हुई होनी चाहिए थी, दिल्ली को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए थी। अगर दिल्ली में मध्यस्थता होती तो बहुत भारत को उसका लाभ होता और नरेंद्र मोदी को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ होता। इन लोगों ने इस अवसर को खो दिया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से कोई समझौता निकलेगा? मेरा अभी मानना यह है कि अभी समझौता नहीं निकलेगा, बातचीत होगी। 13 तारीख तक या 14 तारीख तक बातचीत चलेगी। बातचीत में दोनों पक्ष, इजराइल इस बातचीत में भाग नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता ही नहीं देता, तो इजराइल अपना प्रतिनिधि मंडल यहां नहीं भेजेगा। मुख्य तौर पर बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में होगी वहां पर, और उस बातचीत में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहते रहेंगे। इसके बाद मेरा अंदाजा यह है संजय जी कि ये जो युद्ध विराम की अवधि है, इस युद्ध विराम की अवधि को दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाएंगे, न्यूनतम इस अवधि को बढ़ा दिया जाए 15 दिन या 20 दिन, और इस्लामाबाद के बाद अब किसी और जगह बैठ के फिर से बातचीत की, यानी दूसरा राउंड चले बातचीत का। देखिए, इसमें समझौता कई राउंड की बातचीत के बाद होगा संजय जी, ये भूल जाइए कि पहले ही राउंड में समझौता हो जाएगा। युद्ध विराम की अवधि हो सकता है कई बार बढ़ाई जाए, और पहला राउंड यहां चला, दूसरा राउंड कहीं और होगा, हो सकता है मिस्र में दूसरा राउंड हो सकता है दूसरा राउंड तुर्की में दूसरा राउंड हो, क्योंकि ये तीनों देश भी इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, मिस्र तुर्की, उनके अंदर दूसरा राउंड हो। कुछ भी हो सकता है बातचीत में, यहां तक कि आखिरकार वाशिंगटन में भी बातचीत हो सकती है। ये सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। तो इस तरीके से ये शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। एक राउंड में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फैसला होगा, और पाकिस्तान ने इसका बहुत लाभ उठाया है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो उसका वो लाभ उठा पाए जो पिछले पाकिस्तान के शासक पहले कभी नहीं उठा पाए। ठीक कह रहे हैं अभय जी। और आपने कहा कि जिस तरह हरदीप पुरी जी एक शेखों के संग बैठे हुए हैं, विक्रम जी अमेरिका में हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे छोटा सा एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार जंगल के सब जानवरों ने कहा कि भाई शेर ही क्यों चुना जाए, इस बार हम अपना नया राजा चुनते हैं। उन्होंने बंदर को अपना राजा चुन लिया।
और उसके बाद 2 दिन बाद शेर ने बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। सब जानवर पहुंचे, बचाओ राजा जी, बंदर जी, आप राजा बचो, बचाओ। बंदर एक डाल से दूसरी दूसरी तीसरी कूदता रहा, शेर ने खा लिया। लोगों ने कहा आप राजा हमारे बचा ही नहीं पाए, बकरी के बच्चे को खा लिया। बंदर ने कहा देखो, कोशिश में कोई कमी नहीं थी मेरी, कोशिश में करता रहा इधर से उधर कूदने की। तो भारत की भी कोशिश में कोई कमी नहीं है। एक आदमी शेखों के संग बिठा दिया, एक आदमी अमेरिका भेज दिया, कोशिश पूरी है। तो गोदी मीडिया के इसीलिए चैनलों इसीलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब को लिख के भेजता है, इनका चैनल बंद करो। मैं देखो आप इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए वहां भेजा जाता है कि भाई इनका चैनल बंद करो। ये हमारे ऊपर लगातार ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म के व्यंग्यात्मक प्रहार करते रहते हैं। बताइए ना, बताइए क्यों अमेरिका बैठे हो भाई, क्यों बैठे हो? तुम्हें ईरान के खामेनी साहब की मौत पे तुम्हें शोक संदेश जारी नहीं कर मिला? पता नहीं किस एप्लीकेशन फाइल में किसका जिन सामने आ गया है जी, क्यों डर गई है सरकार? मैं और आप ही होते ना तो हम तो इतने बहादुर होते, हम डंके की चोट पे ट्रम्प को कहते कि ट्रम्प चचा, अगर एक भी आदमी को हथकड़ी लग गई तो इंदिरा गांधी की तरह तेवर दिखाए जाएंगे। भारत तो इंदिरा गांधी की तरह था कि तुम साथ में बेड़ा नहीं धमा बेड़ा भेज दो, हम डरेंगे नहीं। इतनी कमजोर सरकार क्या कभी देखी आपने, जो केवल पत्रकारों को, सोशल एक्टिविस्ट के पीछे पड़ी रही हो, विदेश नीति के नाम पर हवा खराब हो जाती हो? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका आकलन बिल्कुल सही है। असल में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विदेश नीति का संचालन किया है, उसका अंततः ये हश्र होना ही था। क्योंकि जब जिस तरह वो संचालन कर रहे थे, उसमें संकट जब ना हो, उस वक्त इस तरह की पप्पी झप्पी की विदेश नीति चल सकती है। आप कहीं गए, किसी विदेशी मेहमान के हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसने लगे, या उसको यहाँ पे आए उसको झूले पे झुला दिया, या उसको किसी नदी के किनारे ले गए, वहां उसको समोसा खिला दिया उसको, या जबरदस्ती उसके गले से लिपट गए, तो ये सारे काम आप करते रह सकते हैं। ये तभी तक चलते हैं काम जब तक कि वास्तव में कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा नहीं होता। क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि बहुत गैर गंभीर बना ली है, और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं कि ये सीरियस आदमी नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीरियस आदमी का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी इसकी औकात है। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा कि जाओ इजराइल जाओ और वहां पे उससे एकजुटता प्रदर्शित करो जाकर नेतन्याहू के साथ में। मोदी जी गए आदेश पे, और वहां से मैंने पता लगाया कि भाई आखिरकार क्यों गए मोदी जी। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं, भारत सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इजराइल क्यों गए थे। तर्क ये आ रहा है कि नेतन्याहू ने 3 बार भारत की यात्रा करने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार किसी न किसी कारण से उनकी भारत की यात्रा जो है वो नहीं हो पाई, स्थगित हो गई, रद्द हो गई। तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी वहां चले गए। ये क्या बात रही? अगर कोई विदेशी नेता आपके यहाँ आना चाहता है, 1 बार नहीं आ पाया, 2 बार नहीं आ पाया, 3 बार नहीं आ पाया, इसका मतलब ये है कि आप दौड़ के उसके यहाँ पहुंच जाओगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने, विदेश मंत्रालय ने, भारत ने आधिकारिक रूप से इस यात्रा की पहले घोषणा की? नहीं की। यात्रा की बिना घोषणा, यहां तक कि इजराइल ने उसकी ज्यादा फुर्ती के साथ में उसकी घोषणा कर दी। यानी भारत से पहले इजराइल ने उस यात्रा की घोषणा की थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी की स्थिति इस वक्त दुनिया में क्या है। ये एक निहायत ही गैर गंभीर व्यक्ति के तौर पर, और भारत की विदेश नीति एक नॉन सीरियस फॉरेन पॉलिसी के तौर पर सारी दुनिया में इनका स्तर गिर चुका है बहुत ज्यादा। इसलिए इनके साथ कोई गंभीर काम इनसे लेने, अगर डोनाल्ड ट्रंप से कोई गंभीर काम लेना चाहते हैं तो वो गंभीर काम मानते हैं, लेने लायक नहीं है। ये पाकिस्तान का ज्यादा महत्व बढ़ गया है इस चक्कर में। ठीक बात है। वो देश जिसको भक्त लोग कहते थे कि भिखमंगा देश है, खाने को पैसे नहीं है, आतंकवादी देश है, वहां बताइए वो दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा। अमेरिका और ईरान को अपने आप बिठा रहा है, और हमारे भाई साहब अटके पड़े गाय गंगा गोबर से, इससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे देश को। वो आदमी, वो 2 कौड़ी का जिसको देश कहते थे, वो इतनी ताकतवर बन गया। बड़ा सवाल ये, मैं ये पूछना चाहता हूँ अभय जी, अगर ईरान इस तरह नहीं आता है वार्ता में, कल वो नहीं जाता है पाकिस्तान में, किसी वार्ता में भाग नहीं लेता है, फिर अमेरिका क्या करेगा? हमला तेज करेगा, और हमला तेज करेगा। अमेरिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ईरान वार्ता में आए। मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि अंततः अमेरिका ना आए। मुझे लगता है ये है कि अब इजराइल ईरान ना है, आपने ईरान, मुझे लगता है कि अब इजराइल लेबनान के ऊपर अपने हमले बंद कर देगा,
या दोनों के बीच में युद्ध बहुत धीमा हो जाएगा और उसके बाद में ईरान कम से कम वार्ता के इस चक्र में शामिल होने के लिए आ जाएगा। ईरान भी जानता है कि एक राउंड की बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। एक राउंड में तो दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात कहते रहेंगे और उसके बाद दूसरे राउंड में जाकर दोनों पक्ष एक दूसरे को कुछ रियायत देना शुरू करेंगे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। फिर संजय जी मैं कह रहा हूं तीसरा राउंड भी होगा। तीसरे राउंड में आके हो सकता है तीसरे राउंड में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता, सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की आए इसके बीच में और फिर ये तीसरा राउंड भी हो। तो ये 2-3 चक्रों में ये जाके बातचीत खत्म होगी। इस बात को ईरान भी जानता है और ईरान भी नहीं चाहता कि युद्ध आगे बढ़े। कौन चाहेगा कि उसके देश पे बम बरसते रहें, उसकी बिल्डिंगें टूटती रहें, निर्दोष नागरिकों की हत्या होती रहे, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन जिस तरीके से ईरान के दिए हुए 10 सूत्रों के ऊपर अमेरिका बातचीत करने के लिए माना है, उससे ईरान के सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। सारी दुनिया ने माना है कि ईरान ने अमेरिका को बहुत कड़ा जवाब दिया, अमेरिका के सामने नहीं झुका और अमेरिकी सेना और अमेरिकी प्रभुत्व को उसकी सीमाओं का आभास दिलाया ईरान ने कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, समझ लीजिए भाई। ठीक है, आप दुनिया की सबसे अमीर देश हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज आपके पास है, लेकिन आपकी भी कुछ सीमाएं हैं, इन सीमाओं को समझ लीजिए। आज क्या है, सिवा कुछ और मालूम, और अगर नहीं हुई वार्ता तो ये थोड़े बहुत और बमबाजी शुरू कर देगा। बम तो उनके ऊपर गिर ही रहे थे, उससे क्या फर्क पड़ता। अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो बहुत तेजी के साथ वहां पे गिरी है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि नेतन्याहू अभी लेबनान के साथ में युद्ध रोक दें, ताकि जो ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति इन दोनों को आना था वहां पे इस्लामाबाद। ये दोनों इस्लामाबाद आएंगे और अमेरिका की गंभीरता का पता इस बात से लगता है और अमेरिका की बेचैनी का पता इस बात से लगता है कि उसने अपने दामाद और विटकॉफ, अपने दोस्त कुशनर के दामाद हैं और विटकॉफ को भेजने के साथ साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी भेजा है अमेरिका ने। क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं तो प्रोटोकॉल में वो इन सब लोगों से ऊपर हैं। तो इस वार्ता का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे और जेडी वेंस इस युद्ध के पक्षधर नहीं रहे हैं कभी भी। ठीक है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत नहीं की, इस्तीफा नहीं दिया, वो उपराष्ट्रपति हैं। उनकी कल्पना ये है कि और उनकी योजना ये है कि आगे जाके उन्हें राष्ट्रपति बनना है। अगर मान लीजिए अभी डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में चुनाव हार जाए और उसके बाद में उनके ऊपर इंपीचमेंट हो जाए उनके ऊपर, तो तुरंत जेडी वेंस ही राष्ट्रपति हो जाएंगे अमेरिका के। उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति के पद पे बैठ जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति है। तो जेडी वेंस ने इस्तीफा नहीं दिया ये सोच के कि उनका उपराष्ट्रपति बनने का दांव लग सकता है, लेकिन वो इस युद्ध के प्रति अपना असंतोष और अपना अनमनापन एक बार नहीं कई बार जाहिर कर चुके हैं। और जब वो इस बातचीत में शामिल होंगे, इस बातचीत का नेतृत्व करेंगे, तो ज्यादा संभावना यह है कि इस बातचीत का कोई एक सकारात्मक परिणाम निकले। ठीक बात है अभय जी। अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो इस युद्ध से किसको हासिल हुआ? दूसरे शब्दों में मैं पूछूं कि पलड़ा किसका भारी रहा? सबसे ज्यादा ईरान को लाभ हुआ। सबसे ज्यादा इसमें ईरान को लाभ हुआ। लोग गिराने लगते हैं ईरान की इतनी इमारतें गिर गई, इतने लोग मर गए, ईरान का जीडीपी इतने नीचे आ गया, ईरान को इतने रुपए का नुकसान हो गया। ये इसका कोई महत्व नहीं है। देखिए ईरान का जो शासक थे अयातुल्ला, इस्लामिक क्रांति के बाद आने वाले, वो जनता के बीच में लोकप्रिय हो गए थे काफी। और शासकों और जनता के बीच में एक तरह की जद्दोजहद जारी थी। इसमें कई बार इस सरकार ने, इस हुकूमत ने जनता के ऊपर अत्याचार भी किए। जनवरी में जो आंदोलन हुआ था इनके खिलाफ, उसको बड़ी निर्ममता से इन लोगों ने कुचला था। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने माना जाता है कि 2,500-3 हजार लोगों की हत्या कर दी थी वहां पर। तो वो बहुत अलोकप्रिय सरकार थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका मतलब ये निकाला, ये सरकार बहुत अलोकप्रिय है, हम हमला करेंगे और उनके बड़े नेता को मार देंगे, उनके खिलाफ जनता में बगावत हो जाएगी। जनता में कोई बगावत नहीं हुई और जनता इनके साथ खड़ी हो गई। आज स्थिति यह है कि अयातुल्ला खामनेई का शोक आज तक ईरान की औरतें मना रही हैं। उसकी वीडियो देखे होंगे आपने। आज स्थिति यह है कि ईरान की जनता आपस में चंदा करके युद्ध के लिए पैसा जुटा रही है। यह स्थिति है। तो वो सब एकजुट हो गए पूरी तरीके से और अमेरिकी नेतृत्व में फूट पड़ी हुई है।
इसराइल की अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से हाथ पीछे खींच लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ऑर्डर कर दिया है कि भाई जब तक बातचीत चल रही है कोई फायरिंग नहीं होगी किसी तरह की, तो अब को क्या करे? तो उसने मौका देख के लेबनान के ऊपर चढ़ गया, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि लेबनान पे अगर आप हमला करते रहेंगे तो बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप को ये बातचीत करनी है, इसलिए उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके कहा कि भाई रुक जाओ, और नेतन्याहू मुझे लगता है उनको रुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं रुकेंगे तो कल बातचीत शुरू नहीं हो पाएगी। कल बातचीत शुरू नहीं होगी तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी कोशिशों में पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये बातचीत करना डोनाल्ड ट्रंप के काफी बड़े हित में है, क्योंकि उनको निकलना चाहते हैं इस युद्ध से बातचीत के जरिए ही निकल सकते हैं वो। ठीक बात है। अभय जी, भारत की बात करते हैं। एक नेता थे, उन्होंने कहा कि मेरी कौम पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। बड़ी क्रांति की बातें की बंगाल में। ओवैसी साहब भी पहुंच गए कि भाई मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है और ये हुमायूं कबीर जी मुसलमानों का रहनुमा है, मुसलमानों की कौम का एक नया आदमी पैदा हुआ है। और भाई साहब दिन भर में मुसलमानों की क्रांति की बात करते थे, रात में करोड़ों की डील करते थे। ऐसा एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया। ओवैसी ने कह दिया टाटा बाय बाय। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी डील के बारे में अभी तक अमित शाह जी ने, मोदी ने नहीं कहा कि यह झूठ है या सच है। यानी मुसलमानों के नेताओं को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अब तो ओवैसी साहब भी पसीने पसीने हो गए कि जो पहुंच जाते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। खेल समझ में आ गया देश को। हटकर क्या कहते हैं, फिटकरी लगे ना रंग चोखा, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा, हर तो लगे ना फिटकरी रंग चोखा। रंग चोखा। तो अब जो है मुसलमानों के रहनुमाओं का जो चरित्र सामने आया, उसमें बड़ा सवाल यह है अब उस बंदे का जिसका के नाम आपने अभी लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो बीजेपी का दलाल है, उसको अब कोई एक भी वोट नहीं मिलेगा। उसके परिवार के लोग नहीं उसको वोट देंगे। ये तो बड़ा खराब है। सही बात है। उसके परिवार के लोग उसको वोट नहीं देंगे। और ओवैसी साहब की भी समझ में आ गया कि ये गलत जगह हम फंस गए थे। ओवैसी साहब पे भी संदेश, ओवैसी साहब पहली बार जब बिहार में चुनाव लड़े थे 2015 में, तो जब वो हार गई बीजेपी, तो हम लोग व्यंग से कहते थे कि बीजेपी के 200 करोड़ डूब गए, क्योंकि ओवैसी साहब तो वोट काट नहीं पाए। तो ओवैसी साहब के ऊपर एक जमाने में शक किया जाता था, ये आजकल नहीं उनके ऊपर शक किया जाता। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी हाथ धो के वो लोग निकल लिए इधर। तो इस अब आप समझ लीजिए कि मुसलमान वोट पूरी तरह ठोस रूप से ममता बनर्जी की झोली में फिर से जा रहा है। ममता बनर्जी के जीतने की संभावनाएं इससे और बढ़ गई। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे हिसाब से तो मोदी साहब को कहना चाहिए, भाई हम नहीं दे रहे 100-200 500 करोड़ रुपया, हम कहाँ हैं, गरीब लोग हैं, हम पे पैसा कहाँ है, कब तक अंबानी अडानी खर्च करते रहेंगे हमारे लिए। ये कहना चाहिए ना कि मतलब हमने नहीं दिया ये। लेकिन कोई बयान ही नहीं आ रहा है मोदी शाह की तरफ से। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी कहना चाहिए, भैया ये फंडे हमारी तरफ से नहीं थी, तो अंबानी अडानी ने कहते होगा हमने नहीं दिया। नितिन नवीन जी फोन मिला के पूछना चाहते होंगे अमित शाह से इस पे क्या वक्तव्य दें। पैसा वापस है, पैसा वापस है अब क्या? हाँ, सोच रहे वो ऑप्शन पेश करेंगे अमित शाह के सामने कि पैसे वापस लिए जाएं या पैसे छोड़ दिए जाएं उसके पास, क्या किया जाए इसमें, कुछ तो बोला जाए अपनी तरफ से। देखिए अब क्या बोलते हैं। अच्छा अभय जी, लेकिन बिल्कुल वैसे बताइए, मुसलमान कौम सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन लोगों के जिनके जज्बात जताए तुमने, ऐसी अपील करी कि खून खोल जाए मुसलमानों का, भावनाएं भड़क जाए। हुमायूं कबीर ऐसी तकदीर कर रहे थे, ऐसे भाषण दे रहे थे। उस बिल्कुल सीधे साधे सरल नौजवान मुसलमान ने, जो ठेला लगाता है, जो दुकान चलाता है, जो पिंचर जोड़ता है, उसने देखा होगा एक नायक है, मुसलमान कौम की बात कर रहा है। और जब पता चला होगा इतना बड़ा दलाल है, तो मैं भाषा में क्षमा चाहता हूँ पहले, लेकिन क्या उसका मन नहीं क्या होगा जूता लेके चार जमाए वो हुमायूं कबीर में कि तुम्हारी कौम के भी बेचने चला है भाई। इसीलिए तो कह रहा हूँ हुमायूं कबीर को उनके परिवार के लोग भी वोट नहीं देंगे। उनके उम्मीदवारों को, हुमायूं कबीर को उनके परिवार के लोग भी वोट नहीं देंगे। उन्होंने तो अपनी राजनीति में पलीता लगा लिया। कितने गंदे लोग होते हैं, खुद ही अपने हाथ से पलीता लगा लिया है उन्होंने। उनका खेल अब खत्म हो चुका है। जिसने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है वो या तो तृणमूल कांग्रेस वालों का समर्थक कोई पत्रकार होगा, उसने स्टिंग ऑपरेशन किया है, या किसी निष्पक्ष व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसने बहुत ममता बनर्जी की इसमें बड़ी मदद की है। वो बल्कि एक ऐसे घिनौने आदमी, कुछ ना कुछ वोट ये खराब कर सकते थे। नहीं, वोट के अलावा एक पूरी कौम को बदनाम कर सकते थे, भड़का सकते थे। सरकार बदले कभी तो ऐसे व्यक्ति जिसने स्टिंग किया उसको देश का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहिए। ऐसे लोग बहादुर होते हैं जो ऐसे नेताओं के घिनौने चेहरे को सामने लाते हैं।
बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने छुट्टी के बीच मेरे लिए समय निकाला, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी, और ठंडे दिमाग से आप सोचिए, चाहे हुमायूं कबीर हो या कुछ ऐसे चेहरे हों जो मुसलमानों के नाम पर खड़े होते हैं और साजिश करते हैं कि मुसलमान के वोटों का बंटवारा हो या भाजपा जीत जाए, ऐसे चेहरे को जरूर पहचानिए। मुसलमान सेंसिटिव कौम है, संवेदनशील कौम है, लेकिन कुछ लोग मुसलमान को भड़काकर मुसलमानों को बीच में बंटवारा कर कर अगर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे चेहरों को जानिए और मुसलमानों के आम मुसलमान को जागृत करिए कि ऐसे चेहरों से दूर रहें जो ऐसे वोटों का खिलवाड़ करते हैं, वोटों को खरीदते हैं। स्टिंग ऑपरेशन गवाही दे रहा है। मोदी और शाह साहब को भी बताना चाहिए कि ये जो हुमायूं कबीर को पैसे देने की बात हो रही है, क्या सच है गलत है? पैसे दिए जा रहे हैं तो क्या अंबानी अडानी दे रहे हैं या फिर मोदी जी दे रहे हैं? खेल क्या है? जरूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।